अरे संतोष जी नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्कार विजय भैया, नमस्कार। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? हाँ, तो पढ़ाई लिखाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तैयारी में खुद लगे हुए हैं। राज्यपाल के बारे में पता होगा? हाँ, राज्यपाल के बारे में तो जानते तो हैं, बिल्कुल जानते हैं। जरा सा हमको बताइए इनके बारे में, क्या मतलब? चलिए बिल्कुल, आज राज्यपाल के बारे में आपको हम बताएंगे। मेरे पास लूसेंट पुस्तक है और कुछ नोट्स भी है, तो आज विस्तार से बताएंगे। देखिए विजय भैया, आपको सबसे पहले आपको हम बताते हैं सरकार के बारे में। सरकार शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, मोदी सरकार, नीतीश सरकार। तो आखिर सरकार होता क्या है, ये आपको मालूम है? तो देखिए, जो नीतीश सरकार और मोदी सरकार कहा जाता है, वास्तव में इस तरह का शब्द का प्रयोग करना ये सही नहीं है, ये गलत है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा, जैसे कि अशोक हो गए, अकबर हो गए, इस तरह के राजा महाराजा। उनके पास हर तरह का शक्ति हुआ करता था। कार्यपालिका कार्यपालिका हो गया, व्यवस्थापिका, इसके अलावा विधायिका और न्यायपालिका संबंधी जो शक्ति है, सारा का सारा ऑल टू ऑल जो पावर है राजा के पास होता था। कार्यपालिका का मतलब समझिए, कार्यपालिका का मतलब होता है कुछ काम करना, लोगों के भलाई के लिए। जो सरकार, जो कुछ भी काम किया जाता है सरकार के द्वारा, सब कुछ ये कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। रोड बनाना हो गया, सरकारी स्कूल बनाना हो गया, पुल बनाना हो गया, ये सारा, ठीक है। तो ये कार्यपालिका हो गया। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना, ठीक। और इसके बाद है न्यायपालिका, यानी कि दंड देने का जो पूरा का पूरा व्यवस्था है। तो पुराने समय में कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका का पूरा शक्ति एक ही आदमी के पास पूरा का पूरा वो रहता था, सीमित रहता था। उनको राजा महाराजा कहते थे, यानी राजा महाराजा को ही सरकार कहा जाता है। तो सरकार का मतलब क्या हुआ? सरकार का मतलब एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा संस्थान जिसके पास कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों शक्ति हो। यानी कि राजा पहले सरकार थे। अब चलिए, अब वर्तमान समय में देखते हैं। वर्तमान समय में विजय भैया, अगर आप देखिएगा तो हमारे अभी देश में या किसी भी देश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। और तीनों को मिलाकर के, तीनों को संयुक्त रूप से सरकार कहते हैं, ठीक है। अगर आप केंद्र स्तर पे बात करें या राज्य स्तर पे बात करें, आप केंद्र स्तर का आपको एक उदाहरण देते हैं। केंद्र स्तर पर आप देखिए, मोदी जी हैं, मोदी सरकार लोग बोलते हैं। तो मोदी जी क्या है? मोदी जी कार्यपालिका का एक हिस्सा है। कार्यपालिका के सर्वोच्च शिखर पर केंद्र में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। फिर कार्यपालिका में ही प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का पूरा मंत्रिपरिषद होता है, या जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब कार्यपालिका का हिस्सा है केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर विधायिका का क्या मतलब हुआ? राज्यसभा और लोकसभा। और केंद्र स्तर पर न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट हो गया। हालांकि जो पूरा न्यायिक व्यवस्था है वो मतलब केंद्र राज्य पर उसका इस तरीके से बंटवारा नहीं है, वो उसका एक अलग पैटर्न है। तो आप समझ गए हैं, तीनों को मिलाकर के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं सरकार। यानी कि मोदी सरकार कहना सही नहीं है, ठीक है। समझ गए सरकार क्या होता है? आप समझ गए। राज्य स्तर के कार्यपालिका का जो सर्वोच्च शिखर है, इसके सर्वोच्च शिखर पर होते हैं राज्यपाल। और राज्य के कार्यपालिका का ही हिस्सा है मुख्यमंत्री और उनका पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद है, या जो भी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं सरकारी, राज्य सरकार का, सब राज्य कार्यपालिका के हिस्सा है। तो राज्य कार्यपालिका को आप समझ चुके हैं। यानी राज्य कार्यपालिका में ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही पद आता है। देखिए, बहुत सारा ऐसा सवाल होता है कि राज्यपाल ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं या मुख्यमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, सवाल आता है। अब देखिए, राज्यपाल जो होते हैं किसी भी राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं। राज्य में जितना भी काम होता है सब राज्यपाल के मतलब जो मोहर होता है वो राज्यपाल का ही होता है, राज्य में जितना भी काम होता है। लेकिन राज्य का जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछिए आप। तो राज्यपाल का ही चुनाव कैसे होता है? वो कैसे चुन के आते हैं? राज्यपाल, देखिए, राज्यपाल जो होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। आप सुनते होंगे, केंद्र में अगर किसी भी नया पार्टी का जैसे ही सरकार आता है, केंद्र में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, तो जो नया पार्टी आता है ना, अपने हिसाब से राज्यपालों का नियुक्ति कर देता है राज्यों में। आप सुनते होंगे, ठीक ना। जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, जो नया जो कांग्रेस के मतलब बीजेपी का जो गठबंधन आया, तो उसमें कई राज्यों के राज्यपाल को मतलब चेंज किया गया था, उनको परिवर्तित किया गया था। अब देखिए, राज्य की कार्यपालिका की हम लोग बात कर रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक हेड कौन होते हैं? जो वास्तविक जो प्रधान होते हैं राज्य कार्यपालिका के, कौन होते हैं? अच्छा, राज्यपाल।
वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री, अच्छा। लेकिन राज्यपाल क्या होते हैं? जी। राज्यपाल औपचारिक प्रधान होते हैं, यानी सारा काम इन्हीं के नाम से होगा, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होता है। अगर संविधान की बात करें कि संविधान में इनका कहाँ वर्णन है, तो देखिए राज्य की जो कार्यपालिका है इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 6 में किया गया है। हमारे संविधान के भाग 6 में क्या किया गया है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र है। ठीक है, अनुच्छेद की अगर बात किया जाए अब तो अनुच्छेद 153 से 157 तक, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 157 तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र है, या इसी में मुख्यमंत्री राज्यपाल सबका वर्णन है, क्योंकि राज्य के कार्यपालिका में सारे के सारे आ जाते हैं। अब देखिए राज्यपाल के बारे में अभी तक आप क्या समझे कि ये औपचारिक प्रधान है। इसके अलावा इनको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, राज्यों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए राज्यपाल के तुलना अक्सर लोग राष्ट्रपति से करते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति केंद्र में औपचारिक प्रधान है, उनकी भी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उनका शक्ति बहुत सीमित है राष्ट्रपति का। राज्यपाल का भी जो शक्ति है काफ़ी सीमित है। तो देखिए थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को आगे हम देखें और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना? कोई यहाँ तक दिक्कत है तो बोलना है ना? ठीक है, आगे चलिए। आपको एक चीज़ और बताते हैं, हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उसके द्वारा इस बात को स्थापित कर दिया गया कि कोई राज्यपाल जो हैं एक से ज़्यादा राज्यों में भी हो सकते हैं। कभी कभी देखिए विजय भैया ऐसा होता है कि किसी राज्यपाल जो होते हैं किसी राज्य के, उनका निधन हो गया या वो अचानक से इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो उसके बगल वाले राज्यपाल को कहा जाता है कि भाई आप इस राज्य का भी जिम्मेदारी आप संभालिए। तो 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में, उसके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि जो एक राज्यपाल है वो एक से ज़्यादा राज्यों के भी राज्यपाल बन सकते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं, ठीक है, आगे ठीक है। वास्तविक शक्ति किसके पास होता है राज्य में? मुख्यमंत्री के पास। औपचारिक शक्ति राज्यपाल के पास, क्योंकि सारा काम राज्यपाल के नाम से होता है। समझ गए ना? चलिए, राज्यपाल का योग्यता क्या होगा? योग्यता, हाँ बताइए, कुछ जानते हैं योग्यता? योग्यता तो वही, उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने का जो योग्यता है वही योग्यता इनके पास भी होना चाहिए। यानी कि एक विधायक बनने का जो योग्यता होना चाहिए वो सारा का सारा योग्यता उनके पास होना चाहिए। भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे वो नहीं होने चाहिए। तो समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल का जो योग्यता है वो आप समझ गए। राज्यपाल की नियुक्ति कितने दिनों के लिए होती है? नियुक्ति करता कौन है? ये तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कितने दिनों के लिए इनका नियुक्ति होता है? ये तो उनकी मर्जी पर है। नियुक्ति देखिए, नियुक्ति होता है सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन उनको बीच से भी हटाया जा सकता है। हालांकि भारतीय संविधान में राज्यपाल के हटाने का क्या तरीका है, क्या प्रक्रिया है, इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन उनको पहले भी हटाया जाता है। जैसे कि आप देखें ना कि नया अगर किसी पार्टी का केंद्र में सरकार आता है तो राज्यपालों की अदला बदली शुरू हो जाता है, हटा दिया जाता है सामान्यतः ज़्यादातर का। सैलरी कितना है राज्यपाल जी का? 1 लाख होगा? नहीं, इनका सैलरी अभी है 3.5 लाख। 3.5 लाख? जी हाँ, तो इतना बड़ा पद भी तो है। वरीयता क्रम बताइए इनका। वरीयता क्रम में तो प्रमुख होंगे स्टेट में। नंबर क्या होगा पूरे भारत में? होंगे। देखिए पूरे भारतवर्ष की बात किया जाए, जो वरीयता क्रम है आप लूसेंट में पढ़िए या किसी भी दूसरे पुस्तक में पढ़िएगा, तो सबसे नंबर 1 पे कौन है वरीयता क्रम में हमारे देश में? राष्ट्रपति नंबर 1। नंबर 2 वरीयता क्रम में? नंबर 2 में प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति नंबर 3 में? तब प्रधानमंत्री नंबर 3 में प्रधानमंत्री महोदय हैं। और नंबर 4 में? नंबर 4 में फिर राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल नंबर 4 में राज्यपाल, लेकिन अपने राज्यों में, अपने राज्य, यानी बिहार के राज्यपाल को अगर चौथा वरीयता मिलेगा तो वो बिहार में रहेंगे। तब अगर वो यूपी में जाएंगे तो उनको भाई महत्व दिया जाएगा, उनके सुरक्षा पर या अन्य तरीके से उनको महत्व मिलेगा, लेकिन नंबर 4 वाला हैसियत उनका यूपी में जाने पर नहीं होगा। ओ अच्छा, अपने राज्य पे, अपने राज्य में रहेंगे तब नंबर 4 की वरीयता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ तक। सही है। चलिए, राज्यपाल पद ग्रहण किसके सम्मुख वो शपथ लेते हैं? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, शपथ कौन दिलाता है इनको बताइए? शपथ हमको लगता है नहीं लेते होंगे। शपथ तो बिल्कुल लेते हैं, आप टीवी में तो देखते होंगे। तो कौन इनको शपथ दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट। ठीक है, वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनके समक्ष वो शपथ लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। जी नहीं, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल अगर अपने पद पर हैं तो उनके खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मामला नहीं चल सकता है किसी भी न्यायालय में। ये जानना जरूरी है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आप बीएड का एग्जाम दिए हैं ना, या भविष्य में और अभी आप एग्जाम देंगे,
तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है? सही है। ठीक है। भाग 6 अनुच्छेद 153 से 157 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र है। राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। औपचारिक प्रधान राज्यपाल। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब थोड़ा सा आगे कुछ और चीज़ों को देखते और समझते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि आप इतना समझ जाइए ना कि आप किसी को समझा सके अच्छा से। मेरा मकसद यही है आपको आज बताने का। देखिए राज्यपाल के शक्तियों को 4-5 तरीके से बांट करके समझते हैं। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी मतलब कार्य करने का शक्ति, कौन कौन सा उनके पास अधिकार है, फलाना का नियुक्ति कर सकते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं कि नहीं, वो कर सकते हैं कि नहीं, ये कार्यकारी। विधायी शक्ति, ठीक है जी, यानी कि कानून बनाने का शक्ति, या जहाँ जिस स्थल पे कानून बनता है वहाँ से जुड़ा हुआ कुछ और शक्ति, विधायी शक्ति हो गया। वित्तीय शक्ति यानी कि पैसा मनी से जुड़ा हुआ शक्ति। न्यायिक शक्ति भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बताइए। राज्य के जो कार्यपालिका है उसका औपचारिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान नहीं, ठीक है, समझ गए? चलिए और जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, गांव में कभी कभी होता क्या है कि कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, एकदम बहुत 95 साल के हो गए हैं, लेकिन घर का जो प्रधान कौन है? औपचारिक प्रधान वो है, उनके नाम से सब काम होगा, लेकिन असली पावर किसके पास रहता है? उनका बेटा के पास। जो बेटा जवान है वो 90 साल के हैं तो क्या उनके नाम से होगा? तो वो जस्ट लाइक आप तुलना कर सकते हैं, सेम टू सेम ऐसा नहीं है, मुखिया के रूप में। आपको एक समझाने का हम एक तरीका बता रहे हैं, ठीक ना, समझ गए? इसके अलावा मुख्यमंत्री और जितना भी मंत्री होते हैं सबको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता था? हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या नहीं रहने पर वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। इसके अलावा राज्य में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों का नियुक्ति, वेतन, भत्ता सब यही तय करते हैं, नियुक्ति भी यही करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों का नियुक्ति, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्ति वगैरह यही करते हैं, जैसे कि बिहार में बीपीएससी है, यूपी में यूपीपीएससी है, तो इनके जो भी सदस्य होते हैं नियुक्ति सबका राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्ति, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को ये हटा नहीं सकते हैं, हटाने का शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है आपको? चलिए, राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। जी हाँ। तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल केंद्र में होते हैं, उनके समकक्ष का एक पद है, ठीक है। अगर राज्य सरकार अपना कोई भी मसला अगर कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहता है तो वो महाधिवक्ता के माध्यम से राज्य सरकार ऐसा करता है। तो महाधिवक्ता का नियुक्ति, महाधिवक्ता का कितना समय का पद होगा, पदावधि, सब यही तय करते हैं। विधायी शक्तियों के बारे में देखते हैं, ठीक ना। राज्यपाल का जो सवाल है राज्यपाल से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है। इनका विधायी शक्ति देखिए, विधानमंडल को आहूत या छत्रावसान करना, अगर ये चाहेंगे तो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसके अलावा विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आता है विधानमंडल में, ठीक है। तो उसका जो पहला जो सत्र होता है विधानसभा का, ठीक है, तो पहला सत्र को ये संबोधित भी कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हर वर्ष अगर बात किया जाए, हर वर्ष विधानसभा का जो पहला सत्र है विधानमंडल का, उसको भी संबोधित करेंगे, या अगर विधानसभा का नया गठन हुआ है तो उसको भी वो संबोधित करेंगे, पहला सत्र को, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा में या विधान परिषद में कोई विधेयक बहुत दिन से लटका हुआ है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा, तो वैसे विधेयकों के बारे में वो जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विधायी अधिकार है। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, धन विधेयक के बारे में जो सवाल है अक्सर पूछा जाता है, लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। धन विधेयक के बारे में देखिए, धन विधेयक जो एक ऐसा विधेयक होता है जिसको राज्यपाल रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी कि उस पर साइन इनको करना ही करना होता है। जैसे थोड़ा चीज़ों को समझिए, एक धन विधेयक है, धन विधेयक का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। ड्राफ्ट कौन तैयार करते हैं? ड्राफ्ट तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा, यानी जो मंत्रिपरिषद हैं, बड़े उच्च अधिकारी हैं, वो लोग एक ड्राफ्ट तैयार कर लिए। फिर कोई भी विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो या कोई भी विधेयक हो, फिर विधानमंडल में उसको प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ अगर वो पारित हो जाता है तो फिर राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उसको साइन करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसी को कहा जाता है कि राज्यपाल उसको लौटा नहीं सकते, यानी राज्यपाल को साइन करना ही करना होता है, क्योंकि राज्यपाल साइन करेंगे किसी विधेयक पर तभी वो कानून बनता है, ठीक है।
राज्य में कानून बनने का ये तरीका है और केंद्र में राष्ट्रपति अंतिम रूप से सिग्नेचर करते हैं। तो धन विधेयक को ये वापस नहीं लौटा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। नहीं। लेकिन धन विधेयक के अलावा अगर कोई दूसरा विधेयक होता है, वो विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है, फिर भी वो लौटा सकते हैं। धन विधेयक के अलावा दूसरा को लौटा सकते हैं कि जाओ, लेकिन इसको नहीं लौटा सकते हैं। लेकिन दूसरा किसी विधेयक को चूंकि राज्यपाल लौटा सकते हैं, लेकिन दूसरा विधेयक भी अगर दोबारा पारित होकर आता है तब राज्यपाल को सिग्नेचर करना ही करना है। अब आपको हम बताते हैं अनुच्छेद 213 के बारे में। अनुच्छेद 213 के माध्यम से जो राज्यपाल हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। अब कहिएगा अध्यादेश क्या होता है? देखिए, कभी कभी होता क्या है कि सरकार को कुछ नया कानून बनाना पड़ता है, राज्य सरकार को। तो वैसे में विधानमंडल का सत्र अगर नहीं चल रहा होता है तो कानून बनाने का तरीका है राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। कानून कहाँ बनता है? विधानमंडल में। राज्य में कानून कहाँ बनेगा? विधानमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद के माध्यम से। लेकिन जब विधानमंडल का सत्र ही नहीं चल रहा है तो कानून बनने का क्या तरीका है? तो उसके लिए एक अध्यादेश जारी किया जाता है और ये जो अध्यादेश है ये 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है। अच्छा। अगर 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल के द्वारा इसे पारित नहीं किया जाता है तो ये अध्यादेश कैंसिल हो जाता है। यानी अध्यादेश क्या हुआ? एक तरह का कानून है। ठीक है, जिसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 213 में है। और सेम टू सेम जो प्रोसेस है केंद्र स्तर पर भी होता है अनुच्छेद 123 के तहत। वहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चीज़ों को समझते हैं। इसके अलावा सवाल ये एक और है, कोई विधेयक जो है वो विधानमंडल से पास हुआ और वो विधेयक राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा। ठीक है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दे? कुछ विधेयकों पर राज्यपाल ऐसा करते हैं। अगर कोई विधेयक इस तरीके से पारित हुआ है किसी राज्य के विधानमंडल में जिसके तहत उस राज्य में जो हाईकोर्ट है उसके मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ कटौती से जुड़ा हुआ अगर कोई विधेयक है, ठीक है, तो वैसा किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। ठीक है ना? कोई यहाँ तक समझने में दिक्कत हुआ तो पूछिए। हाँ, आगे बताइए। कोई दिक्कत हो रहा था पूछिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसके अलावा आप बात करते हैं राज्यपाल का वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या है? अब जैसे घर के कोई गार्जियन होते हैं तो उनके पास वित्तीय शक्ति है। अब उनके पास जाइएगा कि दादाजी या पिताजी पैसा दीजिए, हाँ भाई पैसा लो। तो राज्यपाल भी तो एक गार्जियन हो गए, ठीक है, औपचारिक प्रधान हो गए। तो इनके पास कितनी विधायी शक्तियाँ हैं? विधायी शक्ति देख लिया, सॉरी, वित्तीय शक्ति। केंद्र से अगर अनुदान मांगना है, राज्य अनुदान मांगते हैं तो अनुदान कौन मांगेगा? राज्यपाल की अनुशंसा जरूरी है। इसके अलावा राज्य सरकार का जो बजट होता है वो कौन प्रस्तुत करवाते हैं? वो राज्यपाल ही प्रस्तुत करवाते हैं विधानमंडल में। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग जानते हैं क्या होता है? एक केंद्र स्तर पर वित्त आयोग होता है और एक राज्य स्तर पे जो पंचायतें होती हैं या नगर पालिका वगैरह होता है उसको फंडिंग करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं 5 साल के लिए। ठीक है, तो राज्यपाल का शक्ति काफ़ी होता है, ऐसा नहीं है कि इनके पास शक्ति नहीं है। हाँ, शक्ति मुख्यमंत्री की तुलना में कम है लेकिन इनके भी शक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद न्यायिक शक्ति। क्या ये मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति जैसे करते हैं? नहीं, मृत्यु दंड को ये माफ़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये क्षमादान का शक्ति फिर भी है। देखिए, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार जहाँ तक भी है, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल है रेलवे का। रेलवे में अगर चोरी होता है, बिहार राज्य में रेलवे के अंतर्गत चोरी होता है, तो ये मामला कौन देखेगा? जीआरपी देखेगा कि आरपीएफ देखेगा? आरपीएफ देखेगा। चोरी का मामला हुआ तो आरपीएफ क्या हो गया? वो केंद्र सरकार का नहीं हिस्सा हो गया। तो वो मामला वहां पर क्या है? वो राज्य के अंतर्गत वो मामला नहीं है। तो अगर उससे जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसमें राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार का से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। केंद्र सरकार से ना उसका कनेक्शन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राज्यपाल का जो क्षमा शक्ति का विस्तार कहाँ तक है? तो इसको फिर से समझिए, जहाँ तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ठीक है ना, तो वैसे मामलों में ही क्षमादान कर सकते हैं। अब आरपीएफ जिस मामले में अगर किसी की गिरफ्तारी अगर होता है तो वैसे में नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? जी। कोई यहाँ तक दिक्कत है तो पूछिए विजय भैया। एकदम सही जा रहे हैं, शर्माना नहीं है। इसके अलावा राज्य न्यायिक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं राज्यपाल, क्योंकि सारा का सारा सवाल पूछता है, पूछ देगा सीधे कि चलिए बताइए राज्य न्यायिक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज का, बताइए।
जिला जज का जिला जजों की जो नियुक्ति है राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट के जो हाईकोर्ट से सलाह लेना जरूरी है। सलाह लेना फिर से, जिला जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज का। जिला न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट से सलाह लेके, उच्च न्यायालय से सलाह लेके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना भी अनुच्छेद बताए हैं, सारा का सारा अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब पूछता भी है। इसके अलावा एक चीज़ और, अनुच्छेद 333 राज्यपाल से जुड़ा हुआ है, मालूम है आपको? जी नहीं। बताइए, दिमाग लगाइए। 333 देखिए, विधानसभा में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, तो राज्यपाल को अगर लगेगा कि इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति वो कर देते हैं। ठीक है, वो उसको जो एक्चुअली में मनोनीत करना कहते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चीज़ों को देखते हैं। अब राज्यपाल का जो पद है काफ़ी विवाद में रहता है। 2017 में भी काफ़ी विवाद में रहा था राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद हमेशा विवाद में रहता है। अभी चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ पर चुनाव हुए थे, और चुनाव में जिस पार्टी गठबंधन को ज़्यादा मत मिला था, ठीक है, उसका सरकार भी बना, लेकिन उसका सरकार ज़्यादा दिन तक चला नहीं और दूसरे पार्टी गठबंधन का सरकार बन गया। तो ऐसे में राज्यपाल के पद को लेकर के बहुत सारी सवालें उठती हैं, मीडिया में बहुत सारी खबरें आती हैं। तो ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि राज्यपाल की वास्तविक शक्तियाँ क्या है। अनुच्छेद 163 बताइए। अनुच्छेद सवाल में अनुच्छेद क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद से जुड़ा हुआ, बताइए। अनुच्छेद 163 पता है? राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति का जिक्र है अनुच्छेद 163 में, विवेकाधीन शक्ति। अब आप कहिएगा कि सर विवेकाधीन शक्ति क्या होता है राज्यपाल का? देखिए, किसी राज्य में चुनाव हुआ, मान लिया कि बिहार, यूपी, बंगाल, किसी भी राज्य में चुनाव होता है, और चुनाव में ढेर सारे पार्टी खड़ा थे, मान लीजिए 3-4 पार्टी मुख्यतः खड़ा थे। किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूरा मतलब मेजोरिटी में कोई नहीं आया, जितना सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए उतना किसी को नहीं मिला। अब राज्यपाल अब डिसाइड करेंगे कि किसको हम, किस पार्टी को या किस गठबंधन को हम आमंत्रित करें। ठीक है, मान लिया कि किसी गठबंधन को सीट ज़्यादा है जी, लेकिन राज्यपाल को लगता है कि नहीं, ये गठबंधन ज़्यादा है लेकिन ये सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, इसका उतना भी ज़्यादा नहीं है, तो जिसका थोड़ा कम भी है उसको भी राज्यपाल बुला सकते हैं जी। ठीक है जी। कि आओ, तुम आओ भाई, तुम सरकार बनाओ। तो इसको कहते हैं राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति। इसी का वर्णन है अनुच्छेद 163 में, और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता है। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि बहुत सारे राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं केंद्र सरकार के दबाव में काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप है। तो अनुच्छेद 163 आप समझ चुके हैं। अब चलिए, कुछ आयोग है जैसे कि सरकारी आयोग। सरकारी आयोग 1988, उसके रिपोर्ट में क्या कहा गया था थोड़ा जानना चाहिए, सवाल वहां से पूछा जाएगा ना। राजा मन्नार आयोग 1970। तो इन आयोगों के माध्यम से ये कहा गया है, इन आयोगों ने अपना बात रखा केंद्र सरकार के सामने कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भी भूमिका होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, कौन कौन ने? सरकारी आयोग 1988 और राजा मन्नार आयोग 1970। इन आयोगों ने अपने रिपोर्ट के माध्यम से क्या कहा केंद्र सरकार से कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भी भूमिका हो। अब वो भूमिका हो कि नहीं हो, अब वो सरकार तय करेगा ना। ठीक है ना। एक चीज़ और लास्ट में आपको बहुत जानना जरूरी है, जो राज्यपाल का जो विवेकाधीन शक्ति है, जैसे हम बताए ना कि किसी राज्य में किसी पार्टी को बहुमत नहीं आया, तो ऐसे में बहुत सारा आरोप लगता है। तो ऐसे में एक मामला था नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष। अच्छा। वो मामला सुप्रीम कोर्ट का था। उस मामला में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन क्या नियंत्रण होना चाहिए इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साफ साफ कुछ बताया नहीं है। ठीक है ना। सवाल देखिए क्या पूछ देगा, सवाल पूछ देगा कि नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष मामला किसके पद के विवाद से जुड़ा हुआ है? अच्छा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऐसा 4 ऑप्शन। अच्छा, तो राज्यपाल किसी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, क्योंकि अब कोई भी एग्जाम तो छोटा रहा नहीं है। बीपीएससी में पूछ सकता है, यूपी पीएससी में पूछ सकता है, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, कहीं भी पूछ सकता है। नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष मामला का जो विवाद है, ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये मामला है, तो इसका संबंध राज्यपाल के पद से है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि राज्यपाल का जो विवेकाधीन शक्ति है उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन क्या नियंत्रण होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कुछ बताया नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोल देना चाहिए। ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन है बताइए।
तो राज्यपाल के बारे में आप मोटे तौर पे क्या समझे? मोटे तौर पे, राज्य के कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। और सरकार भी समझ गए कि मोदी सरकार, नीतीश सरकार कहना सही नहीं है। सरकार का मतलब क्या है? कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका प्लस विधायिका, तीनों को मिलाकर के सरकार कहते हैं। यानी मोदी जी भी क्या है? सरकार का एक अंग हो गए। या ये हमारे देश का जो न्यायिक सिस्टम है वो भी सरकार का अंग है। आज जितने भी विधायक सांसद लोग होते हैं वो भी सरकार के एक अंग होते हैं। राज्यपाल भी सरकार के अंग होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप? तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।